जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जो रेजिडेंट मीडिया की एक रिपोर्ट है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट आती है रेजिडेंट मीडिया की जिसमें ये बात होती है कि दिल्ली में चल रहा जो सिविल प्रोटेस्ट है उसके पीछे ऑर्गेनाइज नेटवर्क, जो डिजिटल मोबिलाइजेशन और एक कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। लेकिन ये जरूर हमको याद रखना होगा कि इन रिपोर्ट में जो भी दावे किए गए हैं वो उन पे मैं सवाल करूंगी, क्योंकि मेरे साथ लवीना जी हैं और जो भी पब्लिकली अवेलेबल चीजें हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कहाँ कैसे ये काम करा है आज। इसीलिए हम पूरी तरह से फैक्ट्स, एविडेंस और लॉ और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है उसी के आधार पर, उन्हीं स्टैंडर्ड्स पर हम बात करेंगे और सारे सवाल उठाएंगे। उन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ खुद लेविना मौजूद है फ्रॉम रेजिडेंट न्यूज। लेविना, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक्स इम्बर, थैंक्स रियली। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू हो गया। मेरे ख्याल से वीकेंड है तो अब थोड़ा और एस्केलेट होगा ये सैटरडे और संडे। सो या एज एज लेविना, हाँ जी, यस, प्लीज प्लीज। मैं इवन आपसे बिफोर चाहती हूँ कि थोड़ा स्टार्ट सा आई इस पे वांटेड टू थोड़ा सा जस्ट वांटेड टू शो कि वो ट्रिगर नीट है, यानी ट्रिगर हम्म, कुछ और भी हो सकता था। कि बहाना कुछ भी हो सकता था। उसका ये मतलब हुआ कि नीट तो वो था कि बिकॉज इट इज टचिंग एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो मुद्दा हाईजैक हो गया। इससे पहले भी हुआ है, बट यस, दिस वाज जस्ट द ट्रिगर। वरना हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी विंडो है वो इलेक्शन से 2 साल पहले का वही, वो दैट स्टार्टिंग में जो प्राइमरी विंडो दिख रहा है। सो वी हैव क्रॉस्ड वन विंडो, वी आर गेटिंग इनटू द नेक्स्ट विंडो ऑफ 2027 टू 2029। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो मोमेंट सीजेपी का स्टार्ट हुआ नीट के नाम पर हुआ, और नीट से ज्यादा जिस तरह की नारेबाजी और जिस जिस स्तर पे ये फैला, वो तो जो आपकी रिपोर्ट है उसमें भी नजर आ रहा है। नीट के अलावा क्या और मकसद, क्योंकि हमने देखा है कि ऑफ कोर्स वैसे तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं रिजीम चेंज का प्लान है और कई बार इस तरह के ट्रायल्स हो चुके हैं, आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया है और सबको पता है कि ये बार बार भारत में इस तरह का हो रहा है। अब क्या वापस से भारत में रिजीम चेंज या फिर और कुछ बड़ा प्लान करने की साजिश चल रही, कैसे आप इसको देख रही हैं? मल्टीपल रीजन, रिजीम चेंज इज वन ऑफ देम। दूसरा ये है कि हमको इकोनॉमिकली टारगेट करना, हमारे रेपुटेशन टारगेट करना, ये बड़े स्केल पे। छोटे स्केल पे आप देखो तो हमको विद इन सोसाइटी डिवाइड किया जा रहा है। हम्म, तो अगर आप एंटी सीए प्रोटेस्ट में क्या है, मेजर डिवीजन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। आप जेएनयू प्रोटेस्ट हैं तो वहां पे ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की एंड लो कास्ट, मतलब कास्ट के बेसिस पे, या हाथरस का केस हो गया। और अभी क्या हुआ है कि इन्होंने दे हैव एग्जॉस्टेड देयर रिलीजन कार्ड, दे हैव एग्जॉस्टेड देयर कास्ट का कार्ड। ये अब लोगों को समझ में आ गया। तो बाकी ऐसा क्या हो सकता है जो सारी सोसाइटी की सारी सेक्शंस को टच करे? आपका काम हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है। जैसे दिल्ली में, नोएडा में हुआ था अभी कुछ महीनों पहले, देयर वाज अ फैक्ट्री प्रोटेस्ट, और उसमें मल्टीपल फैक्ट्रीज के लास्ट में लोग एक साथ जुड़ गए थे एंड दे हैड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। थैंकफुली इट डिड नॉट एस्केलेट एज मच, उसको दबा दिया था। जल्दी कर्ब कर गए थे। बट दैट इज ऑल्सो अनदर ट्रिगर। तो कॉज यूजुअली जेन्युइन होता है कि लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, वो जेन्युइन कॉज हो सकता है। नीट पेपर लीक हुआ है, कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स आर इम्पैक्टेड, वो कॉज जेन्युइन होता है। लेकिन ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेन, इट टचेस एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट? वी हैव रिच फार्मर्स, वी हैव पुअर फार्मर्स। फार्मर्स की वजह से कितनी ये चलती हैं, और इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट, एवरी वन इज डिपेंडेंट ऑन देम। So yeah, anything which touches the nerve of every society, that is a main trigger. And then you asked me the reason. Reason मेजर अगर पॉलिटिकल लेवल पे देखो, दिस इज डेफिनेटली रिजाइम चेंज का। क्योंकि आप वो विंडो देखो 2027 2029, तो अभी अगर सडनली आप 2027 में आप उसको नहीं ला सकते हो। एक एक पार्टी को अगर आपने फुली नेक्स्ट इलेक्शन तक एक्टिवेट करना है तो उसको एटलीस्ट 3 या 4 साल पहले आपने एक्टिवेट करना होता है। तो दिस इज 2026।
सीजेपी आया, जैसे आपको अच्छी स्टार्टिंग मिली, आप इसको अन्ना हजारे के फास्टिंग से आप देखो पैटर्न बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी सोनम वांगचुक की वजह से सीजेपी को काफी आगे एक पुश मिल गया, उसको काफी सपोर्ट मिल गया। सडनली बॉलीवुड के लोग सब ये थे कि देखो सोनम वांगचुक इज फास्टिंग, आई मीन ही बिकेम अनदर रीजन फॉर देम टू गैदर मोर स्टीम, अदरवाइज वो ठंडा पड़ रहा था। Even now when everything agencies were trying to bring this down, they brought up पन्नू, खालिस्तान इश्यू ले आए, राइट, कि इंटरनेशनल मुद्दा बन जाए, मतलब इंटरनेशनली जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो भी एलिमेंट सपोर्ट करते होंगे, उनसे फंडिंग, उनसे सपोर्ट मिलने लगे। तो दिस दिस मूवमेंट जो अभी हम देख रहे हैं, दिस वाज अ स्टार्टिंग एंड इट वाज एन एक्सीलेंट स्टार्टिंग फॉर दिस सीजेपी, for whatever agenda they are working. I really believe final target of this is demoralizing the individual citizen, demoralizing the पुलिस वाला, demoralizing the soldier. कैसे, जैसे आप देखो सीजेपी वालों ने उनका how they were functioning, they were trying to give roses to the policemen कि नहीं, हमको आपसे कोई बैर नहीं है, आप हमारे ही लोग हैं, empathize with us, right? And then they started targeting them. तो the soldier, the police वाला initially even he must have been in shock कि ये लोग तो कल तक तो मेरे साथ अच्छे बात कर रहे थे. He's you know he was empathizing with them. So that empathy was then manipulated by the same protesters the very next day. So and this does not happen all of a sudden. इसकी कुछ महीनों से इसकी प्रिपरेशन चल रही थी. सबसे इनिशियल स्टेज पे अप्रैल में, आई मीन ये सब रिकॉर्डेड मीटिंग्स हैं, एंड let me be honest, this did not come to us directly. We had to use our sources which is within the government who helped us gather this, otherwise we could not have managed this alone. So this is not coming from सोर्स, रैंडम सोर्सेस, क्योंकि इसकी बेसिस पे हमको भी कोर्ट ले जाया जा सकता है. वी हैव गिवन नेम्स, वी हैव मेंशन 25 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सो वी कैन इजीली बी ड्रैग टू द कोर्ट फॉर पिकिंग देयर नेम्स एंड पुटिंग देम आउट एंड पुटिंग देम इन अ कॉर्नर. बट यस, अप्रैल में सबसे पहले इन्होंने हिट स्क्वाड बनाने की कोशिश की. दैट वाज हैपनिंग इन बांग्लादेश. वहाँ पे आपके क्या हो रहा था, इनकी रीजनल लॉजिस्टिक समिट चल रही थी. उसकी मीटिंग में सबसे पहला इसका बीज बोया. देन उसके तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे हिट स्क्वाड की जो फॉर्मेशन थी, जो ग्रुप में जो वायलेंट एंटिटीज हैं वो कैसे कौन प्रोवाइड करे, उसकी डिस्कशन वहाँ पे. एंड देन देयर वाज दिस स्टूडेंट मोबिलाइजेशन की मीटिंग, वो न्यू दिल्ली में हुई है, एंड दैट हैपेंड इन सुरजीत भवन. वहाँ पे एसएफआई के लोग भी थे. इसी में एसएफआई का, नाउ दैट आई एम मेंशनिंग SFI के student leaders was with Sonam Wangchuk, and they were also spotted in the Chinese embassy. They were spotted with the communist leader. He is from Kerala, MABB. और पता है नेक्स्ट मीटिंग कहाँ हुई? It happened in Kochi. It was conducted by SDPI, यानी PFI की जो पॉलिटिकल फ्रंट है, SDPI उन्होंने किया, और उसमें उनका नाम है अरशद मदनी. His name has come out that he was the one who was involved in carrying out that meeting. उसके बाद श्रीलंका में मीटिंग होती है, and this is also sort of summit where delegates from Cuba, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Nepal, they're all coming and meeting. ये I mean, I can imagine श्रीलंका से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं. ये तो ऑलरेडी ऐसी एंटिटीज थी जो डूबियस थी. क्यूबा was a new addition and an interesting addition to all this. ये काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है लवीना, किस तरह से, क्योंकि अब तक जब तक हम बात कर रहे थे कोई सामने ऐसा ठोस सबूत नहीं था, लेकिन हमको ये पैटर्न पता है क्योंकि लगातार हमने इस पैटर्न पे भारत के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज देखी है. अब जबकि सारी चीजें सामने हैं, वो लोग जो सरकार के खिलाफ ये बातें कर रहे थे कि सरकार स्टूडेंट्स पे
इस तरह से अत्याचार कर रही है। पाकिस्तान से अकाउंट एक्टिवेट हो गए थे, फेक न्यूज वो लोग आगे पैडल कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, हमें अभी करंट सिचुएशन ऐसी है, दो पैरेलल्स हैं। एक भारत में ये सीजेपी आंदोलन चलता है, जिसको दिन रात पाकिस्तान मीडिया जो है वो ऐसे फोकस में रखती है जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा उनका यही हो। लेकिन उसके विपरीत पीओजेके में इतने लंबे समय से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान मीडिया में कोई जगह नहीं है, ना ही इंटरनेशनल मीडिया में। वहां पे ये जो क्राउड गैदर होता है, जो मोबिलाइजेशन हमें नजर आता है, बॉलीवुड स्टार से लेके हर कोई, स्टूडेंट्स का नीट का मुद्दा जायज है, हम खुद उस पर बात करते हैं, लेकिन पीओजेके के लिए क्यों किसी के दिल में दर्द नहीं होता कि वहां पर ये सब हो रहा है, गलत हो रहा है, वहां पे भी आवाजें उठाई जाएं? You're right. यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट बिकेम एक्टिव एंड दैट गेव आउट अ स्टेटमेंट 1 महीने के बाद। 30 days बेचारों ने नॉन स्टॉप और इतनी वायलेंस झेली पाकिस्तानी अथॉरिटीज से। 42 लोग मरे उस, मतलब 1 महीना होते होते 42 मर गए। तो उससे ये ऑफिशियल नंबर्स है, अनऑफिशियल वुड बी वेरी हाई। तो तब जाके इवन यूनाइटेड नेशंस सेड दिस, व्हाई दे डू नॉट वांट टू पिक अप दिस इशू। मेरे को लगता है एवरीवन लव्स टू कीप कश्मीर बर्निंग, क्योंकि कश्मीर इन वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर हुआ करता था इंडिया। तो इंडिया में जब ऐसे रीजन डिस्टेबलाइज रहती हैं, जैसे कश्मीर हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, वी विल नीड आर्म्स एंड वी हैव टू एनिमीज, बोथ न्यूक्लियर, पाकिस्तान और चाइना। इनके साथ हमारी दुश्मनी बनी रहे, सब चाहते हैं, ताकि हम लोग, देखो वर्ल्ड की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 5 कंट्रीज है, दे आर ऑल डिफेंस बेस्ड कंट्रीज, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना इज कैचिंग अप, राइट। तो इन सब का यही है कि हर कोई हमसे खरीदे, और मेरे को लगता है आत्मनिर्भर भारत बस इनकी पेट पे लात है सबकी। पीओजेके, और अब तो भारत ने टर्बोजेट इंजन भी बना लिया है, तो मतलब एक बड़ा ब्रेक थ्रू है भारत के लिए। या आई मीन नंबी नारायणन सर को जब अरेस्ट किया था, दे वर पुशिंग बैक that mission, that entire mission was shelved for next 10 years. उस टाइम पे बाइडेन थे जो यूनाइटेड नेशंस के, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स में, he was the one who spread this thing about India कि we should take action against him. Back then he was obviously not the president, he was at a much lower level, but he was the one who introduced that topic, that bill कि ऐसे इंडिया पे एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज दे आर वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद रशिया एंड स्पेस पे ये कर रहे हैं। तो पीओजेके का मुद्दा मेरे को समझ में आता है कि एवरीवन वांट्स टू कीप इट बर्निंग, और वो मतलब देखो, आप देखो बलूचियों का भी इश्यू कभी बाहर नहीं आता वहां पे। तो रीजन थोड़ा हल्का सा ये है कि वहां पे सबकी मिली भगत है, यूएस भी इन्वॉल्व है, इसराइल भी इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को ब्लेम करता है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है यूएस और इसराइल पे ब्लेम करने की, तो सब चुप रहते हैं, यू नो, nobody wants to talk about it. Then खैबर पख्तूनख्वा का ले लो, वहां पे भी इक्वली डिस्टेबलाइज्ड एरिया है। सिंधीज का इशू कभी नहीं आया। हिंदू जेनोसाइड पे हम लोगों ने कितना फाइट किया है, वो भी हमने अपनी कंट्री में नहीं, बांग्लादेश का। I mean, it's not just about Hindu genocide. वहां पे जो it was proper genocide, जो भी एंटी पाकिस्तान आर्मी था, they were like battered. UN never recognized. हसीना खुद गई हैं UN में, उन्होंने बोला है 1 मिलियन के ऊपर लोगों को मारा है। यूनाइटेड नेशन डिड नॉट मूव 1 फिंगर। बिल्कुल, तो आज ही नहीं चाहिए था जिस तरीके से उनके ऊपर केसेस लगे हैं यूएन में। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस तो वही हम पाकिस्तान को लेकर कहते हैं कि भारत के लिए तो टैरिफ लगाने का बहाना भी कि लेबर में आप ये कर रहे हो, फोर्स लेबर गुड्स बना रहे हो, कुछ कर रहे हो। पता नहीं कौन सी रिपोर्ट्स इनको भारत पाकिस्तान से भी नीचे हैप्पीनेस इंडेक्स में आ जाता है। मतलब पता नहीं कौन सा नशा सूंघ के ये रिपोर्ट्स बनाते हैं और भारत के खिलाफ बनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लवीना कि पाकिस्तान वाले लोग बिलीव करते हैं कि भाई हम लोग खुश हैं,
वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स आती है उसको बिलीव करके उनको लगता है वाकई में पाकिस्तान बहुत खुश है। हर दिन बम, घर से निकलते ही बम गिर रहा है, कौन वापस आएगा किसी को नहीं पता, कि वो वापस ना आएगा उनके भी लिए या थैली में नॉर्मल रख हो के आएगा। गया, हाँ, नॉर्मल हो गया एंड दे इनके लिए। स्टिल हैप्पी, एंड दे स्टिल हैप्पी। मेरे को क्योंकि तो अभी पता भी ही नहीं लगता है होता है लोगों को अफगानिस्तान में कौन भी जाएगा तो हैप्पियर कौन आएगा। प्लेस देन पाकिस्तान। राइट। लेकिन अब जब हमारे सामने लवीना बार बार इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, काउंटर नैरेटिव में हम, अगेन मैं बार बार कहती हूँ, हम मेक इन इंडिया में बहुत आगे होंगे, इकोनॉमी भी हमारी बढ़िया है, नैरेटिव में हम अभी भी काउंटर नैरेटिव में बहुत पीछे हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें होती हैं, हमारे मैक्सिमम लोग जो प्रोपेगेंडा है उसके पीछे निकल जाते हैं और उसी में बिलीव करते हैं। तो कैसे इन सारी चीजों का तोड़ निकाला जाए, क्या हमारे पास सोल्यूशन है जिससे हम इस तरह की चीजों से बच सकते हैं, और हम नैरेटिव जो हमारे यहाँ पाकिस्तान और ऑफ कोर्स सीआईए, आईएसआई, हैंड इन ग्लव, तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, फेक अकाउंट्स बने हुए होते हैं भारतीय नामों से, ये सारा कुछ, और लोग बिलीव भी कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आई थिंक इट वाज इन 2018, फ्रांस ने अपने यहाँ पे एक ये निकाला, लॉ निकाला कि अगर हमारे इलेक्शंस में किसी भी थर्ड कंट्री की इंटरफेरेंस फिजिकली या ऑनलाइन हो, साइबर के थ्रू भी हो, इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। बहुत पहले, दैट वाज 2018, राइट? इसके फिर बहुत अच्छा है ये। एग्जैक्टली। तो Right? दैट बैक देन, रिमेम्बर अमेरिका और रशिया का वो चल रहा था, तो फ्रांस ने पहले डिक्लेयर कर दिया तुम लोगों ने हमारे को इनडायरेक्टली ऑनलाइन भी किया। पाकिस्तान वाले तो यही करते हैं, दे आर मैनिपुलेटिंग अस इमोशनली ऑनलाइन। इसके साथ अमेरिका की सोशल मीडियाज, दे आल्सो प्ले। फेसबुक को अगर पैसा दो तो वो भी यही करेगी, इंस्टा भी यही करेगी, बिल्कुल। एक्स भी यही करेगा। हम्म, तो दिस इज प्रॉपर ग्रे जोन वॉरफेयर। ग्रे जोन कहते हैं जहाँ पे आप, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसकी हम्म, इमोशंस को हम्म, यूटिलाइज करके एनिमी, हम्म, इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। मतलब ये 5 साल 2 साल का गेम नहीं है, ये 20-30 सालों का। आपको स्लोली हम्म, आपके दिमाग में बिठाया जाता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये इंडिया आपके लिए अच्छा नहीं है। इंडो पैसिफिक पे क्यों चाइना टारगेट करती है? क्योंकि वो कहती है नहीं ये एशिया पैसिफिक है। मतलब वो स्लोली हमारा जो नाम है वो डिस्ट्रॉय कर रही है। इंडियन हम्म, सबकॉन्टिनेंट में आज साउथ एशिया, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर, कि इंडियन हम्म। सबकॉन्टिनेंट को आज हर कोई साउथ एशिया बोलती है, अपनी मीडिया भी साउथ एशिया बोलती है। इंडिया का वो प्रेजेंस हटाने की कोशिश करे, दैट इज ग्रे और जोन। हमारे बड़े पढ़े लिखे लर्नेड एक्सपर्ट्स साउथ एशिया बोलते हैं, हाँ, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। मिडल ईस्ट, या दैट इज सो कॉमन। अगर आप वेस्ट एशिया बोल दो, हमारे लोग लिए इट्स हम नॉट परेशान मिडिल होते ईस्ट। हैं वेस्ट एशिया क्या है। फिर एक्सप्लेन करते हैं। बट यहाँ पे द पॉइंट इज, वी डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग लॉज अगेंस्ट ग्रे जोन वॉरफेयर। आप प्रोटेस्टिंग देख लो, जापान में प्रोटेस्टिंग का तरीका अलग है। एक तो वहां पे इतनी यूथ पॉपुलेशन नहीं है, तो ना वो ऐसे ये करेंगे। दूसरा, सोसाइटल लेवल पे ही अगर कहते हैं कि ट्रेन में जापान में जाओ और आपने बाई चांस सैंडविच का ये खोल भी लिया, वहां पे कोई रूल नहीं है कि आपने नहीं खाना है। बट अगर आपने खोल लिया, बाकी सब आपको ऐसे देखेंगे, हाउ डेयर यू की तरह से, और वो देखते ही इंसान कॉन्शियस हो जाएगा और उसकी भूख मर जाएगी। तो पॉइंट इज, वन, सोसाइटल लेवल पे। दूसरा, हमारे पास लॉज हैं, वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इट। तो पुलिस वाले बेचारे, दे नो कि सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटेस्ट आर नॉट अलाउड। बट आप देखो प्रोटेस्टर्स का भी तरीका देखो, उन्होंने पहले पुलिस को इमोशनली मैनिपुलेट किया है फूल देके, और फिर जाके उन्हीं पे अटैक किया है। तो वी डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग एक्शंस ऑन सच थिंग्स। अभी तक ये सारे अंदर होने चाहिए थे। वी आर टेकिंग एक्शन ओनली व्हेन दे केम आउट विद कि ऐसे ऐसे पुलिस के फैमिलीज, पुलिस के नेम, ये सब जब वो डेटाबेस बनाने लगे इंडिविजुअली हर्ट करने के लिए, तब यही मणिपुर में भी हुआ। मणिपुर में भी पुलिस बेचारे उनकी फैमिलीज को भी टारगेट करने लगे थे, राइट? तो वी कुड नॉट स्टॉप इट। पॉइंट इज, वी हैव लॉज, वी आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट। वो एग्जीक्यूशन पार्ट हमारा
प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपको बताती हूँ, इंडियन जो रोड का लॉ तोड़ के वहां पे ट्रैफिक में मैंने खुद देखा है, पीपल उनको बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। मिडिल हाँ ईस्ट हाँ। में व्हाट यू कॉल वेस्ट एशिया, यहाँ पे आते हैं सब सुधर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने रेड लाइट तोड़ी, इतना भयंकर फाइन लगेगा ना कि मतलब, और वो भी ऐसे नहीं कि एक ही बारी में आपने फाइन दे दिया, डिफरेंट स्टेजेस के हैं कि आपको पुलिस स्टेशन में जाके 500 दरम्स भी है, 3 बारी आपको 200, 100 एंड 200 करके करना पड़ेगा। आप पुलिस स्टेशन में चढ़ने से आप घबराओगे कि 200 रुपए का, मतलब 500 का फाइन है, पुलिस स्टेशन 10 बारी जाना पड़े उसके लिए, ब्लैक पॉइंट लग जाएगा, आपकी ड्राइवर लाइसेंस नहीं चली जाएगी, फिर ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, उसका कितना खर्चा। लोगों खर्चे से डर के ना, व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग द पॉकेट, जो यूपी में किया आपने, साबोटाज किया आपने, आर्सन किया, मतलब आपको अब फाइन भरना पड़ेगा। आप अपना अपना घर गिरवी रखो, लोन लो, लेकिन आपने जो वीडियो में आप दिखे, आपने तोड़ा, आप इसके पैसे भरोगे। जब किसी की पॉकेट पे हर्ट करने लगता है ना, तो बहुत दर्द होता है। ये एग्जीक्यूशन हमको करना है। आई बिलीव ये जो प्रोटेस्टर्स हैं सब भाग जाएंगे अगर इनको पता चले कि इनके ऊपर फाइन आने वाला है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि सरकार को भी जो ये प्रोपेगेंडा और इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे पुश की जाती हैं, उसके खिलाफ भी एक लॉ बनाना पड़ेगा, ताकि जिस तरह से पहले ही एक माइंडसेट प्रिपेयर किया जाता है कि कैसे सरकार के खिलाफ चीजों को लेजिटिमाइज किया जाता है, कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ जो गलत हुआ है बिल्कुल उस पर सही तरह से बात होने की और प्रॉपर उस पे कानून बनाने की जरूरत है। और इनफैक्ट सरकार ने एक्शंस भी लिए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा पहले ही ले लिया जाता है, लेकिन उनको बहाना चाहिए था। खैर, नीट का तो बहाना था, लेकिन नीट तो कहीं नजर नहीं आए और ही कुछ नजर आ रहा था। अब मेरे आपको ख्याल क्या से लगता ना, है कि एक और चीज विच आई एम फॉरगेटिंग टू ऐड, ये प्रोटेस्ट का मेन रीजन पार्लियामेंट सेशन था। यस, प्रोटेस्ट का मेन, आई मीन प्रोटेस्ट वाज वन रीजन टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग इन द पार्लियामेंट। संसद चलो आंदोलन का जो अनाउंसमेंट था वो था 20 जुलाई, और 20 जुलाई से ही मॉनसून सेशन स्टार्ट होना था। स्टार्ट हो रहे थे। शायद उन्होंने ये सोचा होगा जो मांगे हम कर रहे हैं वो बिल सरकार प्रेजेंट कर रही है, इस तरह के चैटर्स थे ऑलरेडी, तो उनको लगा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और उसका क्रेडिट हमको मिल जाएगा। तो ये मिस कैलकुलेशन हो गई और उस तरह का कोई बिल सरकार लेके नहीं आए। ये भी हो सकता है, मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल बहुत रीजंस। सारे रीजन थे। यस, मतलब अगर प्रोटेस्ट किया है, कोई फंड कर रहा है, वी ऑल नो दिस वाज नॉट ऑर्गेनिक, कोई तो फंड कर रहा था। मैं आज जाके मैं मांग उठाऊं, फॉर एग्जाम्पल लेविना, मेरी मांगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बंद होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं मुस्लिम वुमेन को इक्वल राइट दिलाने के लिए काम करती हूँ, मैं जाके भूख हड़ताल पे बैठती हूँ, मुझे सुनने कोई नहीं आएगा। शायद 4, 6, 10, 12 लोग जो मीडिया के जानने वाले लोग हैं वो आ जाएंगे, कवरेज कर लेंगे, थोड़ी बहुत कवरेज मिल जाएगी। है ऐसे कि पूरा देश दुनिया इकट्ठी हो जाए, मेरे लिए तो कोई नहीं आने वाला। और ना ही किसी को, ये जो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं और खास तौर से फीमेल मुसलमान भी हैं उसमें, और स्वरा भास्कर भी हैं। जब मैं 3 तलाक पे काम करती थी तो स्वरा भास्कर, मुझे बड़ी सारी गालियां ट्विटर पे, हमारा काफी कई बार झगड़ा वगड़ा भी हुआ है, तो मुझे अलग अलग नामों से बुलाया करती थी। खुद महिला होकर जिन्होंने शादी करने के लिए खुद को मुसलमान बनाया, और मैं ये बात एकदम दावे के साथ कह रही हूँ कि उन्होंने पहले निकाह किया, कन्वर्ट हुई, फिर उसके बाद उन्होंने पब्लिक रजिस्टर मैरिज किया। मतलब आई एम सेइंग दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल उनको तलाक होता है तो फिर वो मेरे पास आएंगी रोकर, जैसे कि सुमैया राना वाले केस में हुआ, मुनव्वर राना की बेटी, उनकी बेटी बहन को तलाक, वो हमारे साथ इतनी गालियां देती थी हर दिन अभी भी कि तुम लोग प्रोपेगेंडा करते हो, आरएसएस बीजेपी की दलाल हो। उनकी बहन को 3 तलाक हुआ, तब उनको दर्द महसूस हुआ कि हाँ सही में 3 तलाक होता है, महिलाओं के साथ गलत होता है। तो माई पॉइंट इज कि ये सेलिब्रिटीज उन मुद्दों के लिए निकल के नहीं आते जिससे वाकई में सोसाइटी इफेक्ट होती है, हमारी आने वाली जनरेशन से इफेक्ट होती है। वाकई में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इक्वालिटी की बात करता है, अरे आप बात करते हैं सबके लिए संविधान की, आज तक संवैधानिक राइट्स नहीं मिले जिन लोगों के लिए, उनको आप कहते हो कि भाई ये दलाली करते हैं। अजीब सी बात है। ये लोग, जिससे पता चलता है कि ये लोग वाकई में मोबिलाइज्ड हैं और इसके पीछे बड़ा पैसा कौड़ी काम करता है।
सी है। रिहाना, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट आ रहा था, रिहाना यस, मैडम ने एक ट्वीट किया, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, वो इंडिया में या उस फिर टाइम वो एक वो ईरानियन जो पॉर्न स्टार है, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रही हूँ, ईरानी। मिया खलीफा, मिया खलीफा। ओके। हाँ, उसने भी किया था। हाँ, तो अच्छा, रिहाना की तो फिर बाद में पिक्चर्स आई थी मिया खलीफा, पाकिस्तान की। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग, ये सारे के हाँ, थे, सारे थे। हाँ, वो तो मतलब चाइल्ड प्रोडिजी है ना, उसको तो वही। सी, दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट, देयर इज अ लेसन वी हैव टू लर्न हियर, कि वो लोग बचपन से ग्रूमिंग स्टार्ट कर रहे हैं इनकी, जस्ट लाइक बचपन। मलाला, मलाला यस, वाज आल्सो पिक्ड बाय आईएसआई, इट वाज ऑल ड्रामा और हमारे ऑल दिल पिघल जाता है ऑर्केस्ट्रेटेड। कि ये बच्चा है, ये तो 10 साल का बच्चा है, सुन लो क्या बोल रहा है। अब बच्चों को भी उसमें यूज किया जा रहा है। दिस इज नो लेस देन यूजिंग आईसिस यूजिंग चिल्ड्रन एज सुसाइड बॉम्बर्स। उन बच्चों को क्या पता है वो कहाँ जा रहे हैं, कौन सा, फिर वो तो उसी उसी आइडियोलॉजी में वो आगे जाएंगे। ये लेफ्टिस्ट का मेरे को ये बहुत वो लगता है, दे इट्स अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीनरी। यस, आप उनका पूरा कॉलेज जो लेवल सिस्टम है, नेटवर्क, बहुत जबरदस्त तरह से काम करता है। अच्छा, हमारे, अगर हम इस तरह के लोगों की बात करते हैं जो हमारी आइडियोलॉजी के हैं, वो एक दूसरे को ना तो देखते हैं ना सपोर्ट करते हैं, और उल्टा उनको एक दूसरे से दिक्कतें बहुत ज्यादा होती नहीं, है। अरे अच्छा, आप और ये मैं ना अच्छा। ह्यूमन राइट्स के लिए आप और मैं बैठते हैं पार्लियामेंट के सामने, हमारे फॉलोअर्स भी नहीं आएंगे, बट दिस इज हम अब रियलिटी। एक टिकट बुक कराओ, इंडिया आ जाओ, हम दोनों जाके जंतर मंतर बैठेंगे और धरना देते हैं। सोनम वांगचुक की तरह मैं फास्टिंग कर लूं, मैंने भी ट्विटर में अब लिखा था। मैं भी कर लूंगी भाई, मैं तो रोजे रखती हूँ 3 महीने के, तो मैं तो कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दीज बॉलीवुड पीपल, सोनम वांगचुक ने 30 days फास्टिंग की, ही इज द मोस्ट पैट्रियोटिक पर्सन। मैं और आप फास्टिंग कर ले, हम भी उससे क्या ज्यादा पैट्रियोटिक बन जाएंगे अगर 1 महीना अरे भाई, हमने। मैं तो 3 महीना करती हूँ हर साल। तो दैट लॉजिक दे विल नॉट, वो तो मतलब वो क्वेश्चन मैं आंसर ही वही नहीं तो कर। बोली, बॉलीवुड और लॉजिक का कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब उनको कोई एक स्पून फीड करा दे, बस वही वो लोग फोन उगलते रहते हैं। फीड, यू आर राइट, इट स्प्रेड्स लाइक दैट, बट जो स्टार्ट, जो बीज बोया जाता है ना, आई एम सो श्योर, जैसे सोनाक्षी सिन्हा मैम की कोई, इनकी कोई वो नहीं मूवीज चल रही हैं, तो इनको फंड थोड़ा सा भी पैसा अब तो लो वो तो। यूट्यूब पे बना लेंगे। हाँ, तो पॉइंट इज कि उनको थोड़ा सा तो देखो, जो स्पॉन्सर्स हैं इन प्रोटेस्ट के वो भी देखते हैं, अच्छा जो हिट नहीं है, जो हिट है वो तो बहुत ज्यादा पैसा लेगा, जो हिट नहीं है वो कम पैसा लेगा, तो उसे सेलिब्रिटी को पैसा दो, उनसे वीडियो बनवा, उनके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा। दैट इज आइडिया, राइट? सो दिस इज प्रॉपर ग्रे जोन है वॉरफेयर। कि जो स्टार्स होते हैं, जिनको काम मिल रहा होता है, जिनकी फिल्मों का एक लाइनअप और पूरा तैयार होता है, तो वो लोग तो डरते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में या किसी भी चीज में इन्वॉल्व होंगे तो उनकी फिल्मों पे असर होगा, बायकॉट होंगे, काम नहीं मिलेगा। और जो लोग खाली होते हैं वो आ जाते हैं, उनको रहता है कि भाई कुछ ना कुछ हम चर्चा में तो आएंगे ही, लोग देखेंगे, हमारे चैनल चल जाएंगे, तो दैट वे। अदरवाइज जो काम अच्छा, कर रहे हैं वो लोग कमेंट क्यों सेक्शन में आएंगे। अच्छा आए बुरा आए कोई फर्क नहीं, हम तो फिर भी फेमस होंगे, दैट इज द या बेसिक। अच्छा, आई थिंक वेरी उनको राखी लगता है ना साहब। कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब जब हिजाब पे बात होती थी तो सोनम कपूर है, वो कहती थी कि भाई जैसे सिख को टर्बन लगाने का अधिकार है, वैसे हिजाब मिलने का भी, मतलब जस्ट इमेजिन सोनम कपूर जो खुद पूरी दुनिया। बट ये ना, आई एम ऑल्सो कि अगर मेरे को मतलब देखो, आज मैं कवर करके बैठी हूँ, ठीक है आज, लेकिन यही लोग बच्चों को वो जो बोलते हैं ना कि नहीं आपको परमानेंटली बना, ये जो राना अयूब, आई हैव सीन हर हाँ, पिक्चर्स इन राना अयूब, आरफा खानम, सारे के सारे, सबा नकवी, एवरीबॉडी दे लीड अ मॉडर्न लाइफ। या एंड मैं, देयर चलिए करेज। ये तो मुसलमान है, आप सोनम कपूर का कौन सी मजबूरी है भाई, आप कौन सी मुसलमान हो, आपको कैसे पता, आपने कुरान पढ़ा है, आपको पता है कि इस्लाम ने वाकई में ये जायज है, या ये मतलब ये मैंडेटरी है। आपने पढ़ा नहीं, बस आपने सुन लिया, बोल दिया कि भाई जैसे उनको मिल रहा है वैसे। सिखिज्म में तो आपको पग पहनना, आपके 5 काम जो मैंडेटरी उसमें है, आपको सिख होने के लिए पग होना अनिवार्य है। मुसलमान होने के लिए हिजाब, बुर्का या फिर दाढ़ी होना अनिवार्य नहीं है।
मैं दैट रिमाइंड्स मी, यूएई में इट मस्ट बी 2017। और अभी तक कोर्ट्स में ये प्रूव नहीं हुआ है कि हिजाब इज एसेंशियल टू इस्लाम। कितनी सारी सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में डिफरेंट चली हैं, उसके बाद यूएई भी में लोग वही आर्ग्यूमेंट लेके बैठे रहते हैं। यूएई में मैं बताती हूँ, न्यूज़पेपर पे इस पे डिस्कशन हुआ था क्योंकि आईसिस का अटैक हुआ। आईसिस के अटैक में वन लेडी वाज इन्वॉल्व्ड इन किलिंग एन अमेरिकन लेडी, बिल्कुल बहुत brutally मारा था। तो वो लेडी जो उसने अटैक किया था, शी वाज कंप्लीटली कवर्ड, फेस कवर्ड एंड ऑल दैट। कैन यू बिलीव इट, यहाँ की मीडिया हाउसेस में डिस्कशन हो रहा था कि इज शुड द वेल बी अलाउड, दे शुड नॉट बी अलाउड। जैसे फ्रांस में इट इज नॉट श्रीलंका अलाउड। में भी तो ऐसा ही हुआ था, रिमेम्बर, जो ईस्टर वो बॉम्बिंग हुई थी, उसमें भी तो बुरके का इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ मैं मतलब दिस इज हियर राइट, तो वहाँ यहाँ तक ये डिस्कशन लोगों ने बात की कि वेल क्यों अलाउड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पॉइंट इज दिस इज ऑल पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, जहाँ पे ग्रे जोन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, आपके अगेंस्ट जो केसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉफेयर। तो लीगली आपको कैसे इसमें फंसाया जा सकता है। जैसे कोई जैसे आप और मैं, जैसे मैं कह रही थी ये आर्टिकल हमने निकाला, somebody wants to silence us, lawfare, they will drag us to the court, फिर हम इसके बाद हम लोग अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं करेंगे, राइट? तो that is also a possibility, so unless you're not prepared with the proof and all that, they'll come after you. तो point is this I don't know, लोग कहेंगे अच्छा नीट, बेसिक मुद्दा तो नीट का था, आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया। पॉइंट इज कोई भी हो सकता है, ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, फेमिनिस्ट इश्यूज हो सकती हैं, बेचारे मेल की मैरिज की इश्यूज हो सकती हैं, उनकी डिवोर्स पे हाउ दे यू नो रेप केसेस लगा के उनसे क्या क्या किया जाता है। आई मीन इट कैन बी एनी इशू, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट शुड टच द नर्व ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसके लिए अभी नीट के लिए स्टूडेंट्स इंडिया में, इंडिया नेपाल सब कॉन्टिनेंट में इतनी ज्यादा यूथ है, यहाँ यूथ को वेपनाइज करना इजी है। जापान में वही मैं कहती हूँ, ये हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल इन जापान, वहां पे यूथ नहीं लड़ेगी, वो है ही नहीं इतने। अमेरिका में इशू था रेसिज्म, हमारे इंडिया में आप ब्लैक एंड व्हाइट का मुद्दा लेके आप खड़े प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वी एग्जिस्ट इन ऑल शेड्स। हम ब्लैक, ब्राउन, बेज, सब तरह के तो यहाँ हमारा पे पूरा अपना कलर पैलेट है। एग्जैक्टली कलर पैलेट। तो पॉइंट इज दिस, हर कंट्री के लिए वो लोग कस्टमाइज करेंगे। आप देखिए हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास को जो इफेक्ट करता है ना, वो चीजें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट में आएंगी। ये एंट्रेंस एग्जाम्स, आपकी जो वर्कर्स प्रोटेस्ट हो रही हैं, जो मिडिल लेवल को, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा बिगेस्ट सेक्शन है मिडिल लेवल का, तो इनको अगर प्रोवोक करो, ये लोग बाहर आएंगे। इंडिया में तो छोटा इश्यू हो जाए 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे, बाकी कंट्री में 10,000 इज अ बिग नंबर, हमारा पॉपुलेशन ही 1.4 बिलियन है, 10,000 तो बहुत इजी नंबर है। या बिल्कुल। तो यहाँ पे बस एक ही बात है कि हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भारत में बार बार भारत को कमजोर करने के लिए, सत्ता पलटने के लिए, ताकि कमजोर सत्ता आए और पहले की तरह उनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे वो कर सकें, और भारत को आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये उन प्राइम ऑब्जेक्टिव में से एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो अब सबको सतर्क रहने की जरूरत है। नीट का मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में जो चीजें करने की कोशिश की जाती हैं वो आप सबको समझनी होगी। लविना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।